नमस्कार। स्वागत है आप सबका नई धारा संवाद के आज के इस एपिसोड में। आज की हमारी मेहमान हैं इला अरुण जी। हो सकता है कि आप लोगों को इला जी का नाम सुनकर थोड़ा आश्चर्य हो रहा हो, क्योंकि नई धारा संवाद जो है वो लेखकों, कवियों, कहानीकारों, नाटककारों का कार्यक्रम है, उनसे संवाद होता है। और इला जी का परिचय आप लोगों के साथ अधिकतर एक अभिनेत्री के रूप में, एक गायिका के रूप में है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सिनेमा और टेलीविजन की एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के साथ-साथ, एक बहुत अच्छी गायिका होने के साथ-साथ इला जी एक बहुत ही जानी-मानी और प्रतिष्ठित अभिनेत्री है, रंगमंच की भी। और सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं है, उन्होंने कई नाटक भी लिखे हैं, मौलिक नाटक भी, और कई उन्होंने अनुवाद और रूपांतरण भी किए हैं। और इसीलिए आज इला जी हमारे साथ नई धारा संवाद के इस कार्यक्रम में हैं। इनका जन्म एक ऐतिहासिक शहर जोधपुर में हुआ था और पढ़ाई-लिखाई एक उतना ही ऐतिहासिक और खूबसूरत शहर जयपुर में हुई। वहीं पर इनकी रंगमंच की यात्रा शुरू हुई और फिर मर्चेंट नेवी के एक अधिकारी अरुण वाजपेयी जी के विवाह के बाद आप मुंबई आ गई, जहां आपने नागरा जी के ग्रुप के साथ काम करना शुरू किया थिएटर में और फिल्मों में काम करना शुरू किया। और 1982 में इला जी ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिल करके अपना एक नाट्य दल बनाया जिसका नाम है सुरनई। और सुरनई में इन्होंने अनेक नाटकों में अभिनय किया, उनका लेखन किया, संगीत निर्देशन किया, और उन सबकी निर्मात्री तो आप, प्रोड्यूसर तो आप रही ही हैं। और इन सब के साथ-साथ इला जी ने अपने जीवन में लगभग 40 फ़िल्मों में अभिनय किया, कई फ़िल्मों में गाने गाए, वो सब आप लोग जानते ही हैं। अपने यानी कि सिनेमा के काम के लिए इला जी को कई सारे सम्मान मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं, नामांकन मिले हैं। आपको रंगमंच के लिए भी कुछ सम्मान मिले हैं, हम उन्हीं की बात करेंगे। आपको सन 2022 का राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप मिली है आपको सन 2022 की। और 2018 में आपको नॉर्वे का किंग्स ऑर्डर ऑफ मेरिट नाइट फर्स्ट क्लास सम्मान मिला। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की मेहमान इला अरुण जी से। इला जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार स्वागत बेटा, है बड़ा आपका। थैंक यू, बहुत बोलिए। बहुत धन्यवाद। इतने पढ़े लिखे लोगों में आपने मुझे बुलाया, तो अरे कब आप कभी तो खुद सुनने बहुत पढ़ी लिखी, बहुत काबिल हैं, है ना? ये लोग बहुत कम जानते हो, अलग बात है, लेकिन क्योंकि आपकी वो जी जो छवि है फिल्मों वाली, वो ज्यादा हावी हो जाती है बाकी सारे कामों के ऊपर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नई धारा संवाद के इस कार्यक्रम में। जी और एक चीज जो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूँ वो ये कि हमारे यहाँ थिएटर में आप जानती हैं कि एक्ट्रेसेस की बहुत कमी रहती है। अक्सर ये कोशिश रहती है कि यार ऐसा नाटक ढूंढो जिसमें कि कम से कम फीमेल कैरेक्टर्स हो। और उसकी वजह भी है कि अक्सर जो हमारा समाज है उसमें खास तौर से जो मिडिल क्लास है उसमें लड़कियों के लिए थिएटर एक बहुत अच्छा फील्ड नहीं माना जाता। खास तौर पे जिस वक्त हम लोगों ने थिएटर में काम करना शुरू किया था जी 1960-70s में, अब खैर बात काफी बदल गई है। तो उस वक्त आपका थिएटर में आना कैसे हुआ, कब हुआ, उसकी क्या कहानी है, जरा वो आप हमें और हमारे जो साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको बताइए। ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही कि मध्यम वर्गीय लड़कियों के लिए अपने आप को एक्सप्रेस करना या ख़ास तौर से नाटक में शरीक होना उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का मसला था। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी गतिविधियाँ तो दरअसल, मैं हंस के हमेशा कहती हूँ कि जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वहाँ की जो एक्टिविटीज़ थी उसका नाम था महाराजा बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय। तो इतने बहुउद्देशीय मतलब मल्टीपर्पज।
मल्टीपर्पज। सो मुझे नहीं पता था कि मैं मल्टीपर्पज ही अपनी ज़िंदगी में आखिरी में बन जाऊंगी। ऐसे स्कूलों में अगर आप प्रतियोगिताओं में या स्कूल के फेस्टिवल्स में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको मौके अपने आप मिलते चले जाते हैं और आपकी एक पहचान। तो सबसे पहला अगर कोई भी कलाकार कुछ बनना चाहता है तो उसकी स्कूल में उसे ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ कि जैसे जैसे मैं पार्ट करते गई तो लोगों की दृष्टि मुझ पर पड़ी। पर सबसे पहले वो सब कुछ एमेचर लेवल पे हो रहा था, जिसको कहते हैं कि व्यावसायिक नहीं था, प्रोफेशनल नहीं था। पर मोहन महर्षि जी, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली और जयपुर में ज़्यादा दूरी है नहीं और वो राजस्थान से ही थे, उन्होंने आकर के जयपुर में कुछ काम करना शुरू किया। और मैं भूलूंगी नहीं, वो भूमिजा कर रहे थे संपूर्णानंद जी का नाटक। और उसमें मैं सिर्फ, क्योंकि मुझे रंगमंच से अपने स्कूल से लगाव था, तो मैंने उसमें जाना रविंद्र मंच पे शुरू किया, जहाँ पर मुझे मेन रोल मिला नहीं, साइड रोल भी मिले नहीं। जब सीता जाती हैं तो उस समय गांव की लड़कियां कुछ रोती हैं, उसमें अचानक उन्हें लड़कियों की ज़रूरत पड़ी और मुझे भी उसमें शामिल किया गया। ये मेरी रंगमंच से पहली मुलाकात थी। उसके बाद मैंने मुड़ के देखा नहीं। और उस वक़्त मैं आपको बताऊं, फिर मैंने मोहन जी के साथ कुत्सिया जैदी का आज़र का एक ख्वाब में मेन रोल भी किया था। पिंचो कपूर जी के साथ बहुत बड़े बड़े नाटक किए, भानु भारती के साथ किए, आषाढ़ का एक दिन, पांचवा सवार, जस्मा उड़नी, सब में अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में जब मैं यंग थी, चित्रलेखा, ये बाल स्वरूप राही जी का वो कर रही थी। और वही मुसीबत थी जो आपने कहा कि हमेशा जिस दिन टेक्निकल्स होते थे उस दिन अगर 9:30, बम्बई तो भैया 9 बजे से शुरू होता है, 9:30 अगर रात के बज जाते थे तो डायलॉग्स नहीं आते रहते थे, दुखदुखी मचती थी कि घर में कैसे घुसेंगे। तो मोहन महर्षि जी, एक दो और डायरेक्टर हमारे जो पुरुष सहायक थे, वो साइकिल पे आते थे और छत पे माँ जो है वो घूम रही होती थी और उनका एक वाक्य अभी तक कानों में गूंजता है, वो ये कि जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ। तब मैं हंस के अपनी माँ से कहती हूँ कि मान लो हम चले गए होते, मान लो आपकी बात को सीरियसली लिया होता तो हम आज कहाँ होते। पर आगे बढ़ने के लिए माँ बाप के साथ विरोध करके दीवार का फलांगना ज़रूरी नहीं। धीरे धीरे उस विरोध को अपने में समेटना है, अपने को तराशना है और उन्हें बताना है कि ये जो मेरी भूख है वो मेरी पहचान बनाएगी। इस तरह हमने किया और इसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि छोटे शहरों की लड़कियां, उनके तो मौके आज बहुत ज़्यादा खुल गए, वो करेंगी। अच्छा, आप उसी वक्त मेरे ख्याल से दिल्ली भी आई थी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने कोई एक शॉर्ट टर्म कोर्स किया था, आपने वो भी अटेंड किया था, तो उसके लिए परमिशन मिली घर वालों से और कैसा रहा वो एक्सपीरियंस आपका? वो क्या था बॉबी कि, सॉरी अमिताभ जी, मैं आपको प्यार से नहीं, आप बॉबी कह सकती है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो बॉबी क्या हुआ कि किसी एक पत्रिका में, या तो राजस्थान पत्रिका होगी या राष्ट्रदूत, वहाँ कहीं एक छोटा सा राजस्थान संगीत एकेडमी का एक ऐड आया था। उसमें एक ये स्कॉलरशिप थी शॉर्ट टर्म कोर्स करने की। जैसे मेरी नज़र पड़ी तो मैंने सोचा कि ये मौका मैं ना चूकूं, और चूँकि उसको कंडक्ट करने वाले थे मोहन महर्षि जी, तो थोड़ी बात आसान हो गई, माँ को थोड़ा समझाना आसान हो गया। पर उन्होंने यथा प्रस्तावित फाइल की तरह से कहा, क्योंकि वो होम मिनिस्टर थी, कि मैं काका जी यानी मेरे पिताजी से पूछूंगी, फाइल वो अटकी रही, कब उन्हें मौका मिला। और उनका एक कहना था कि नाटक को तुम दाल और नमक, जैसे दाल में नमक होता है ना, वैसे इस्तेमाल करो, इसको तुम अपनी आजीविका नहीं बनाओ। और हुआ वो मजाक मेरी माँ के साथ कि आज ये मेरी आजीविका बन गई है नाटक करना। तो मैं गई वहाँ पे और मुझे इंटरव्यू लेने वाले, मैं अपने आप को भाग्यशाली कहूँगी कि अलकाजी साहब थे, इब्राहिम अलकाजी, जिन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ, और वो थे, हबीब साहब थे और दीना पाठक थे। और किसी ने कहा लोक संगीत सुनाओ, तो वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। किसी ने कहा नाटक किसके साथ किया, वो बोला। और सब कुछ करने के बाद मुझे शॉर्ट टर्म कोर्स में परमिशन मिल गई। और मैं इसे क्या कहूँ, इसके पीछे छोटी सी कहानी है कि कुछ ऐसा हुआ
कि मोहन जी और अलका जी साहब में कुछ मतभेद हो गया विचारों का, और मोहन जी उसे नहीं कर पाए। मैं उन भाग्यशाली लड़कियों में से हूँ कि मेरा प्ले किंग इडिपस, उसमें मैं योकास्टा बनी थी, अब्राहम अलका जी साहब ने डायरेक्ट किया। ना केवल डायरेक्ट किया, मनोहर भाई जो थे वो इडिपस थे। सारी लॉटरी खुल गई मेरी। तो एक कलाकार जो एनएसडी से निकले हैं उनको भी ये मौका नहीं मिला कि मनोहर भाई के साथ एक्ट करेंगे। अलका जी साहब जिसे मैग्नस गोल्ड कहेंगे कि जिसको छू लेते थे वो फिर ज़िंदगी में रुकता नहीं था। और जब ये कोर्स ख़त्म हुआ तो अलका जी साहब ने मुझे ऑफ़र किया कि तुम में वो सब कुछ है जो तुम्हें एक एक्टर में होना चाहिए या जो इस दिशा में काम करना चाहता है, तो तुम जो है वो ये जो दहली छुई है ना शॉर्ट टर्म कोर्स, इसको दहलीज को छूना कहते हैं। तो ये सही नहीं है, तुम 3 साल का कोर्स करो, रेपेट्री में आओ। इसमें नाटक करना सिर्फ चरित्रों को निभाना ही नहीं है, इसमें बहुत पढ़ाई है। पेंटिंग्स को पढ़ना, म्यूजियम्स में जाना, इतिहास को जानना, समुदायों को जानना, और ये तुम जो है वो नहीं करोगी तो तुम ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुंचोगी। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि भाई मुझे परमिशन दीजिए, पर वो दाल में नमक का सवाल था। उन्होंने कहा ये 3 साल की मैं गारंटी नहीं दूंगी। तो अलका जी साहब ने मुझे नाराज़ होकर कहा कि जाओ तुम भी अपनी माँ की तरह से बस बेटियां, 7 बेटियां पैदा करती रहना, कुछ नहीं करोगी। और इसके पीछे मज़ा ये कि एक बार वो जहांगीर आर्ट गैलरी में आए थे और वहाँ पे मैं बैठी हुई थी, अलका जी साहब को देखा। तब तक मेरा ग्रुप सुरनाई बन चुका था, मैं कई नाटक कर चुकी थी। मैंने कहा सर मैंने बेटियां नहीं पैदा करी हैं, मैंने 7 नाटक कर लिए हैं। तो ये मेरी कहानी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये आपने जो ग्रुप है सुरनई 1982 में मुझे मालूम है आपने कुछ दोस्तों के साथ बनाया, और पहला एक आपका म्यूजिकल प्रोग्राम था, उसका नाम ही था म्यूजिकल सैंडस्टॉर्म। और वहीं पर आपने जो अपना पहला नाटक किया सुरनई के लिए रियाज, वही शायद मेरे ख्याल से आपका पहला मौलिक लिखा हुआ नाटक भी था। तो ये सब एक्टिंग करते करते और गाना वगैरह गाते हुए, लोक संगीत आप गाती ही नहीं थी शुरू से, तो ये सबसे पहले लेखन की तरफ रुझान कब और कैसे शुरू हुआ, और रियाज लिखने की क्या कहानी है, रियाज की क्या कहानी है? जी, तो मैं सबसे पहले बताऊंगी। सबसे पहले हमने म्यूजिकल सैंडस्टॉर्म किया, फिर एक लोक कथा थी जिसमें मैं अभिनय कर चुकी थी जयपुर में, जेठवा उजली। तो रवि झांकल भी तब तक आ चुके थे। तो उसको जब मैंने सोचा इसको करें, ये पहचान बनाने के लिए सबसे बढ़िया होगा कि अपने स्टेट की लोक कथा को मैं करूं। पर जब मैंने उस स्क्रिप्ट को छुआ तो मुझे लगा कि वो लोक कथा तक ही सीमित था। यानी लोक कथा पे नाटक करने में अगर वो आज के संदर्भ में नहीं छूता है, अगर वो सोसाइटी पे कमेंट नहीं करता है, तो फिर वो एक लोक कथा बन के ही रह जाता है, लोक नाट्य। तो मैंने फिर और फॉर्म्स को एक्सप्लोर किया और उसको रिविजिट किया स्क्रिप्ट को, और उस पर लिखा। तो यहाँ से तो एक पर लेखन की शुरुआत जो है ना बॉबी, कहीं ना कहीं अपने कॉलेज और स्कूल के दिनों में थी, जब मैंने रेडियो के लिए कई स्क्रिप्ट्स छोटी मोटी अपने अंदाज में लिखी थी। पर कॉलेज में मुझे गोल्ड मेडल मिला था। एक प्ले मैंने किया था, टूटा घरौंदा, 1 एक्ट प्ले विथ 2 सीन्स, कि जहाँ मैंने माँ और बेटी 2 स्त्री पात्र से 4 पात्र करवाए। जो आज बेटी है वो जब कल माँ होती है, और जब उसकी बेटी रिएक्ट करती है तब उसे ये मालूम होता है कि अरे ये कैसे हो गया, मैं भी अपनी माँ से ऐसे ही बात करती थी। खैर ये तो बात छोटा मोटा मेरा लेखन का जो मेरी रुचि थी वो चल रही थी। पर अब मैंने सोचा है, आते ही नाजरा जी के साथ 1-2 नाटक किए थे कि अपना ग्रुप बनाऊं सुरनाई, और उसमें मैं कुछ मौलिक काम करूं। अक्सर बम्बई में क्या होता है कि जो लोग भी उस ज़माने में दिल्ली से आते थे वो वही नाटक करते थे जो अलका जी साहब करते थे, उसी का रिपीट। जैसे किसी ने आषाढ़ का एक दिन किया, किसी ने लोअर डेप्स किया, किसी ने ऑल दिस प्लेस जो पहले हो चुके थे। तो उसमें आपकी ग्रोथ क्या हुई? तो उस समय तक मेरी मुलाकात श्री के रैना जी से हो चुकी थी, जो कि यहाँ एक रुका हुआ फैसला लेके, शायद आप भी थे उसमें आए थे। तो मैंने उनसे कहा मैं कुछ नया करना चाहती हूँ, और उनका भी ये मन था कि ऐसा ग्रुप ज्वाइन करें जो कुछ नया करना चाहें। तो विजय कश्यप, वीरेंद्र राजदान, रवि झांकल, ये सारे लोग मुझसे जुड़े।
एक दिन मैंने केके जी से कहा कि मैं एक नया नाटक लिखना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा लिखो। तो कुछ मैंने भूमिका बांधी और संगीत का जो मेरा अनुभव था उसको मैंने पति पत्नी के रिश्तों में ढालना चाहा और उसे नाम दिया रियाज। यानी कि जिस तरह के संगीत में रियाज बहुत आवश्यक होता है, वैसे भी दाम्पत्य जीवन में भी अगर हम लगातार स्नेह या प्यार भरे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो खराश का आना बहुत स्वाभाविक है। और आज के समय पे जब प्रेशर्स बढ़ रहे हैं तो खराश पहले आते, रिश्ते कहीं गायब हो जाते हैं और फिर टूटने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। तो मैंने मेटाफर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए हमारे रियाज के, यानी प्ले का नाम था रियाज और पति का नाम था मध्यम जो थिएटर बैकग्राउंड से हैं। अब प्रोटैगनिस्ट जो हैं धानी जो मैंने किया, तो धा और नी, और इधर ऋषभ मेरे पति का नाम था, ऋषभ रे को कहते हैं संगीत में ऋषभ। और हम दोनों की कॉलेज का जो एक मित्र है उसका नाम मैंने रखा मध्यम, और हमारी जो लड़की होती है उसका नाम हमने रखा अंतरा। और नाटक करने जहाँ ये जाते हैं, अब कहानी क्या है, एक पति और पत्नी की है जो दिल्ली से आए हुए हैं, बम्बई में आए हुए हैं। उस ज़माने का मेरा परिवेश जो मैंने नाटक का चुना, जब गैस इतनी बड़ी मुश्किलों से मिल रही थी, ख्वाब लेके, समझिए रणजीत कपूर जी आए हों, वो आए हो, उन्होंने ख्वाब लिए हों बम्बई के और अपनी पत्नी के साथ आए और दोनों ने नाटक कर रखे हों। पर उसी बीच में अगर साल भर में बच्चा हो जाता है तो फिर क्या होता है कि पत्नी बंध जाती है और वो ये लव चाइल्ड है, उनके बीच में कहीं भी कोई डिस्टेंस नहीं है, पर परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ वो खुल के बात नहीं कर रहे हैं पर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और ऐसा ही ऋषभ और धानी की ज़िंदगी में हुआ कि धानी अंदर ही अंदर ना कुछ बोल पाने की वजह से घुट रही हैं। ऋषभ को नाटक करना ही है, अगर वो नहीं करेंगे तो जिस मकसद से आए हैं वो रह जाएगा। अपनी पत्नी से वो प्यार करते हैं पर उन्हें जाना पड़ेगा, ये सब धानी नहीं समझ पाती हैं। इस बीच में उनके कॉलेज का एक जो दोस्त है मध्यम आता है, जिससे कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, उसको लेके कोई रिश्तों को सस्पेक्ट ना किया जाए, पर मध्यम कैसे उनके जीवन में उन्हीं पलटों को गाने के लिए कहता है, उन्हीं आरोह और अवरोह का जिक्र करता है, उसी पकड़ को गाने के लिए कहता है। ये सब रियाज में मैं कहना चाहती थी और कह गई। और जब मैंने कहा, इसमें एक चीज़ और बहुत अच्छी है बॉबी, वो ये है कि एक पति पत्नी जो नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, पर वहीं पर एक बूढ़ा दंपति भी हम दिखाते हैं, बूढ़ा और बुढ़िया, वो कैसे बिना किसी कंडीशन के अपनी ज़िंदगी का रियाज हंसते गाते कर लेते हैं, वो मैंने इस प्ले में दिखाया है। तो जब मैं कभी कलकत्ता गई थी तो मेरी एक दोस्त ने कहा कि तुमने जो दिखाया मुझे लगा मेरे बेडरूम की खिड़की खुली रह गई। बिल्कुल सच है। और बुढ़ी बुढ़िया का जो कैरेक्टर है वो शायद कहीं ना कहीं मैं अपनी माता और अपने पिता के संबंधों से, जिनके साथ बेटियां थी और कभी वो ज़िंदगी में निराश नहीं हुए, मध्यम वर्गीय थे, उनको मैंने शायद प्रेरणा मान के रखा। तो आप कहें तो मैं पढ़ दूँ? बिल्कुल, उसका एक अंश सुनाइए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसका एक हम लोग को अंश सुनाएं। जी, धानी जब घर में, मैंने एक प्ले अभी किया अमेरिकन राइटर का, उसका नाम है बेबीज ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे। पर आज मैं कह सकती हूँ कि शायद धानी को भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन था, क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं था। दोनों जने चले आए बम्बई में और वो किसी से हार्मोनल चेंज होते हैं तो वो कैसे नहीं संभल पाती हैं। मैं छोटा सा एक सीन जो है पति पत्नी में, जहाँ वो एक बिस्तर पे रहते हैं, उसके बाद भी नींद नहीं आती तो भी किसी को सुलाने का प्रयास नहीं करते हैं, और उधर वो बूढ़ा बुढ़िया, उनको नींद नहीं आ रही क्योंकि उम्र का तकाजा है, वो कैसे एक दूसरे को सुलाने का प्रयास हंसते गाते कर देती है। तो ये जब बच्चा है उसको फीड कर दिया, वही कटकट, वही दूध पिलाना, ये करना, उसके बाद वो अपनी स्क्रिप्ट्स को पढ़ती है और उसके मन में एक घुटन है कि मेरा पति चला गया पर मैं कहीं अपने नाटक से ना छूट जाऊं, अपने गाने से ना छूट जाऊं।
तो वो स्क्रिप्ट पढ़ रही है, मेरी अपनी दुनिया में, अपनी छोटी सी जिंदगी में, अपने ही दायरे में सीमित मुझ में कई रंगीन बुलबुले उठे, सब रंग के। उन सब में एक आध बिना रंग का भी बुलबुला था। मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद मैं रंगों से ऊब चुकी थी। बिना रंग का बुलबुला अच्छा था, बहुत अच्छा। मैंने कई बार उसमें से अपने को उभरते देखा, पर जो ही हाथ बढ़ाकर वो बुलबुला पकड़ना चाहा तो वो पानी में उन सब रंगीन बुलबुलों की तरह से टूटकर मिल गया जिनका ये शौक होता है, बनावटी शौक, दूसरे को धोखा देना या लालच देना कि वो व्यक्ति वो अपनी जैसी नई जिंदगी उसे देगा, अपने में समा लेगा, अपनी चुलबुली सांसों में उसे उसके अंदर की भड़ास को दूर कर देगा। पर वो भूलता है कि उससे ज़्यादा शून्य और खोखला और कोई नहीं होता, जो चुलबुल है पर अस्तित्वहीन। मैं नहीं चाहती कि अपनी इर्द गिर्द उठने वाले इस पानी की बुलबुलों की तरह मैं खुद भी बुलबुला बन जाऊं। अब अचानक ऋषभ आ जाता है और ये स्क्रिप्ट बंद कर देती है। तो पूछता है किससे बातें हो रही थी? धानी अपने आप से कुछ पढ़कर दोहरा रही थी? नहीं, कुछ दोहराया हुआ दोहरा रही थी। क्या? कुछ नहीं। सुनो ऋषभ, नीलिमा द्रौपदी में कैसा काम कर रही है? ऋषभ, हाँ, कल मैंने उन लोगों की रिहर्सल देखी थी, अच्छा कर रही है, पर उतना अच्छा नहीं जितना तुमने उस वक्त किया था। धानी, अच्छा लगता है कानों को ये सुनकर कि तुम्हें कुछ बीता हुआ याद है, या कि ये याद है कि मैं कभी नाटक भी करती थी। ऋषभ, अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं ही तो तुम्हें गाने से खींचकर नाटक में लाया, मैंने तुम्हें एक्टिंग करना सिखाई, मैंने तुम्हें एक नई जिंदगी दी, एक नया नाम दिया। धानी, हाँ, नाम तो तुमने दिया, मिसेस धानी ऋषभ, और जिंदगी भी नहीं दी, वैवाहिक जिंदगी, प्यार की जिंदगी, पर घर गृहस्थी की जिंदगी। पर ये सब देकर के तुम ये भूल गए कि मैंने कभी तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया था, आवाज़ से आवाज़ मिला करके चीखी थी, और आज तुम महज मुझे एक आम औरत मानते हो। दुनिया की और औरतें तुम्हें क्रिएटिव लगती हैं, सेक्सी लगती हैं, और मैं? ऋषभ, धानी तुम्हें क्या होता जा रहा है? तुम बिना बात के क्यों मुझसे लड़ती हो? कौन कहता है कि तुम टैलेंटेड नहीं हो? तुमने इतना कुछ क्रिएट तो किया है। क्या क्रिएट किया है? एक अदद ये बच्चा, बस। मैं जानती हूँ कि मैं माँ बन चुकी हूँ, पर उसी के साथ तुम भी तो पिता बने हो, तुम्हारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। आई एम इक्वली टैलेंटेड, फिर मैं घर में क्यों सड़ रही हूँ? तुम घर के बाहर जाते हो, हजारों से मिलते हो, हजारों के साथ हंसते हो। मैं भी चाहती हूँ कि मैं हंसूं, मैं भी चाहती हूँ। ऋषभ, जो जी में आए करो, मैं कब मना करता हूँ? हजारों के साथ हंसो, हजारों के साथ बोलो, और जस्ट आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट। मुझे भी कोई बात करने वाला चाहिए। बच्ची की तरफ देखता है, धानी चिढ़ के, हाँ सो गई, कितनी बार बताऊं, सो गई। धानी जाकर लेट जाती है, धानी को नींद नहीं आ रही है, वो बेचैन है। ऋषभ सिगरेट पीता है, लाइट थोड़ी डिम होती है, दोनों चाहकर भी बात नहीं कर पा रहे। उधर आप देखते हैं स्टेज की एक तरफ बुढ़ा और बुढ़िया। बुढ़िया, कितने बज गए? बुढ़ा हमेशा रात में जगा करके बोलेगी कितने बज गए। बुढ़ा, तुम्हें नींद नहीं आ रही? बुढ़िया, आजकल पता नहीं क्यों नींद नहीं आती, बुढ़ापा भी बड़ी बेतुकी चीज है। जवानी में नींद नहीं आती तो कोई बात थी, अब पूरी गंगा नहा ली तो नींद तो आनी चाहिए ना चैन की। सब कुछ देख लिया, खो लिया, पा लिया, बच्चे, गृहस्थी, सारे धाम चैन से पूरे आ गए, पता नहीं नींद क्यों नहीं आती। बुढ़ा, अरे बुढ़िया, कई जवानी वाले सपने अब तो नहीं आ रहे? वो क्या नाम था तुम्हारी ताई की बहन के छोटे लड़के का जो रोज तुम्हें गुलाब की शरबत की बर्फ की चुस्की ला के देता था? अरे जाओ, कहाँ की बातें ले बैठे। वो चुस्की, वो मैं बर्फ की चुस्की इसलिए थोड़ा ना खाती थी कि वो मुझे देता है, हमें तो बर्फ ही बहुत अच्छी लगती थी। जब उसे मालूम पड़ गया तो वो रोज रसोई के पिछवाड़े पर गंगाराम की चुस्की लाकर गुलाब के केवड़े के साथ मुझे देता। क्या मजा आता। पर अब उस बर्फ की चुस्की की वजह से हमारे दांत तकलीफ दे रहे। देखो, इसी तरह से दांत निकलते गए ना और नए लगते गए तो एक दिन अपना कहने को एक भी नहीं रहेगा। बुढ़ा कहता, अच्छा भाई सो जाओ। क्या करें, नींद नहीं आ रही।
बुढ़ा कहता है तो क्या करें? बुढ़िया कहती चलो आज अपनी शादी की तस्वीरें देखें, पहले वो फोटो देखें फिर अपने बुढ़ापे की शक्ल देखें, देखिए कितना फर्क आ गया। बुढ़ा और वो एल्बम देखते हैं, वो कहता है अरे बुढ़िया चाहे शरीर में फर्क आ गया हो, हमारा दिल तो अभी भी ससुर जवान है। ये वो दिल है जिसमें गंगा की पवित्र प्यार की नदियों जिसने गंगा की पवित्र प्यार की नदियों में डुबकियां ली हैं, जिस पर क्रांति के छींटे पड़े हैं, जिस पे लहू के छींटे पड़े हैं, जिसने सुख दुख ऊंचा नीचा सब देखा है, जिसने तुम्हारे नाम का गाना फिर भी गाया, समझी? वो बुढ़िया कहता है अरे जाओ, तुम झंडूलाल के पारसी ड्रामे की तरह अपने नाट्य का प्रचार प्रसार ना करो। बुढ़ा चलो नहीं करते, पर अब सो तो जाओ। वो कह रही क्या करें, नींद नहीं आती। तो बुढ़ा कहता है अच्छा सुनो, आंख बंद करो, अब बोलो 100। बुढ़िया कहती 100, अब बोलो 99, 98। ये गिनती काहे गिना रहे हमें? अब बोलो 97, 92, सो जाती। तो कहने का मतलब ये है कि जिंदगी का रियाज बूढ़े बूढ़ियों की तरह, अरे अगर ये नवयुवक रखते नाटक तो बहुत लंबा है, पर ये मुझे अंश लगा कि मैं आपको सुनाऊं कि मैं कैसे। बहुत अच्छा अंश सुनाया आपने। और ये जो मेरे ख्याल से जो पति जी कुछ कह रही हैं आप? पहला नाटक था मेरा ये। हाँ, पहला नाटक आपने लिखा और काफी अच्छा लग रहा है सुनने में। मैंने देखा तो मुझे याद है, बॉम्बे में पृथ्वी थिएटर में इसका शो देखा हुआ है मैंने, वो बहुत बेहतरीन नाटक था। अच्छा, आपने जो है जी मौलिक नाटकों के लिखने के अलावा कई विदेशी नाटकों का रूपांतरण किया हुआ है, और उसमें जो मेरे पास आपकी लिस्ट मिली है उसमें एरिक चैपल का नाटक है, रूसी प्लेराइट जो थे अलेक्सी अर्बुजोव उनका नाटक है, नोबेल पेरू के उपन्यासकार नाटककार हैं जिनको नोबेल अवार्ड मिला, मारियो वर्गास लोसा, शायद यही नाम मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, उनका किया। साउथ अफ्रीका के नाटककार अतुल फॉरगार्ड का नाटक किया। तो ये जो एक मौलिक नाटक लिखने का अनुभव और एक किसी और के लिखे हुए नाटक को रूपांतरित करने का अनुभव कैसा था, कैसा लगा आपको? जरा उसके बारे में अगर आप कुछ शेयर करें। ये बहुत ज़्यादा आप खुद भी बॉबी काम करते हैं और आपने भी अनुवाद किए हैं। किसी और के नाटक का अनुवाद करना एक बेहद जिम्मेदारी का काम है और बहुत चैलेंजिंग काम है। किसी और की चीज़ को गोद ले लेना और अपना बना लेना, और फिर क्योंकि इसमें आपको भौगोलिक, शारीरिक, मानसिकता ये सब ध्यान रखनी पड़ती है। अब नॉर्वे के नाटक को जब पहला नाटक मैंने किया था, उसके पहले ऑफकोर्स मारियो वर्गस लोसा का जमीला बाई कलाली, वो एक पेरू रेगिस्तानी है, पेरू में वो शराब बेचती हैं जमीला बाई, और उनके 4 उचक्के आते हैं रोज़, और एक रात को वो एक जवान लड़की को लेकर आ जाते हैं। जमीला बाई कभी ज़िंदगी में मुस्कुराई नहीं, और पहली बार जब वो जवान लड़की देखती है तो वो थोड़ी मुस्कुराती है। उनका ये मुस्कुराना जो है, ये चारों जो आदमी उचक्के लोग हैं उनके दिमाग में कीड़ा डाल देता है, और फिर वो इस बात पे सोचते रहते हैं कि इसने हमें हमेशा गाली के साथ बात करी, एक डिस्टेंस रखा हमारे साथ, तो ये अचानक क्यों मुस्कुराई। पहली बात तो जब मैंने नाटक पढ़ा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे राजस्थान में एडेप्ट करूँ, क्यों ना मैं राजस्थान में कल्लाल जो होते हैं वो शराबियों का शराब बनाने का धंधा करते हैं, और कलाली साके की तरह शराब पिलाने का भी करती हैं। और मुझे वह हमारे यहाँ की बहुत ही प्रतिष्ठित पद्मश्री अल्लाह जलाई बाई हुई हैं गायिका, जिन्होंने कलाली गानों को बहुत गाया है, तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिला कि मैं कलाली फॉर्म को इस नाटक में इस्तेमाल कर जाऊं। तो मैंने इसको बीकानेर के पास उसको ढाला, और रेगिस्तान में ये बैठी हुई है, और इसमें कई गीत आ गए जो कि बहुत ही एक फोर्स नहीं करना पड़ा, क्योंकि खुद ने गाया है अपनी अल्लाह जलाई बाई ने। तो इस गाने को मैंने सारे गानों को इसमें डाला, मूमल डाली, कलाली डाला, बहुत सारे फोक फॉर्म्स को डाला। और इसमें जब एक रात को क्या होता है कि जब ये औरत की तरफ मुस्कुराना देखते तो ये जुआ बहुत खेलते लोग, तो जबरा जो है मेरा मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो जुए में 3000 हार जाता है, और इसके पास पैसा नहीं है, पैसा इसे देना ही पड़ता है। तो वो जब जमीला बाई से कहता है 3000 पैसे मुझे
आज उधार दे दो और पूरी रात को इस लड़की को चाहो तो अपने पास रख लो। ये उसकी एक दिमाग में इनकी कीड़ा है कि इसने मुस्कुराया था तो कहीं ये वो तो नहीं, इसके आगे पीछे तो कभी इसने आदमी को देख के तो मुस्कुराया नहीं। एक पूरी रात वो लड़की, जवान सुंदर लड़की चमेली, वो जमीला के साथ रहती है। अगले दिन जब वो लेने आता है तो चमेली वहाँ नहीं है और वहाँ से नाटक की शुरुआत होती है। मुझे लगता है ये मेरी जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत एक प्रयास था। हमने 200 से ज़्यादा नाटक किए और नाटक करने वाले में रजत कपूर, के रैना और रवि झांकल, इन्होंने बहुत अपनी राजेश्वरी सचदेव, इसके डायलॉग्स पूरा वुमेन एम्पावरमेंट में है। और मैंने ये कि अगर एक औरत काम करने जाती, चाहे वो कलाली हो, गांव में हो, शहर, वही हालत शहर की औरत है कि शहर की औरत के बारे में आप जजमेंटल हो जाते हैं, आप उसके बारे में कहानियां गढ़ने लगते हैं, ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा। बट देयर इज अ ट्रूथ। वो सच क्या है? वो सच सिर्फ नाटक में जमीला के अलावा कोई नहीं जाता था और जिंदगी में उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ घटा है वो कोई नहीं जानता होगा। तो ये था जमीला बाई कलाली। पर अगर आप चाहें तो मैं पहले गूंज के अंश सुना दूं। अगर आप गूंज का सुनाइए, थोड़ा सा गूंज का बैकग्राउंड बता दो, अच्छा रहेगा। बैकग्राउंड ये है कि हमारी प्रक्रिया जो है सुरनाई में वो ये है कि के रैना जी बहुत नाटक पढ़ते हैं और मुझे नहीं लगता उनके पास एक कौड़ी जायदाद है, बस सिर्फ स्क्रिप्टें ही स्क्रिप्टें हैं। बहुत पढ़ते हैं, किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। उन्होंने एक दिन आकर मेरे हाथ में ये किताब रखी, अथल फुगार्ट की वैली सॉन्ग, और उसने कहा कि तुम अगर चाहती हो कि तुम्हारी लड़की पहला नाटक करे तो इससे अच्छा नाटक नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक नाना और एक नातिन की कहानी। दुर्भाग्यवश इनकी जो लड़की है, नाना की जो लड़की है, वो मर जाती है, सुसाइड कमिट किया होता है या भाग जाती है। अब नाना को छोटी लड़की पालनी पड़ रही है। अथल फुगार्ट का नाटक था। मैंने सोचा इसको इस बार किसी एक परिवेश में ना डाल के, नाना और नातिन का रिश्ता तो सार्वभौमिक है, यानी हर जगह पे ये रिलेशन है। मैं इसको एक काल्पनिक कहानी, एक विजुअल ट्रीट देती हूँ कि जगह कहीं भी हो सकती है, नाना का नाम कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ये नाटक लिखा और बहुत ही सुंदर ये नाटक बन पड़ा। इसका मैं सिर्फ आपको वो अंश सुनाऊंगी जहाँ पे इसमें 3 कैरेक्टर होते हैं। एक होता है लेखक जो नाटक के बारे में बात करता है, और दूसरा क्या होता है, वो नाना होता है, और फिर वो नातिन होती है। नातिन और नाना के साथ डिफिकल्टी ये हो रही है कि माँ भी शायद ऐसे ही भागी थी, फिर सुसाइड किया था। नातिन वो बहुत गाने की शौकीन है, पर वो अब खेतों से उब चुकी है, दैनिक दिनचर्या जो किसी गांव की होती है उससे उब चुकी है। नाना जो है वो बहुत प्रोटेक्टिव है। तो ये जो लड़ाई है, ये जो एक नाना का प्यार और प्रोटेक्शन करना उस लड़की को बहुत खलता है, क्योंकि वो चाहती है मैं खुले आसमान में उड़ूं, जैसे कि आजकल बंबई में हो रहा है कि छोटे गांव से लड़कियां तुरंत भाग जाती हैं, ट्रेन पकड़ लेती कि पता नहीं बंबई में क्या हो जाएगा। माँ बाप जो हैं वो उन्हें संभाल नहीं पाते हैं, वो टिकट ले लेती हैं, कभी कभी उन्हें रास्ते मिलते हैं, कभी कभी वो गलत रास्तों पे भी चली जाती हैं। ये डर नाना के दिमाग में भरा हुआ है और वो नहीं चाहता, वो चाहता है मैं इसे प्यार से रखूं, क्योंकि ही हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट द गर्ल। तो मैंने ये नाटक आइडेंटिफाई किया और सोचा कि मैं इसे कर सकती हूँ। नाटक एक फार्मर के बारे में भी है, एक किसान के बारे में भी है, आगे चल के किसान को क्या दिक्कतें होती है वो भी मैंने लाई हैं, और नए और पुराने के बीच में कहाँ हम ब्रिज नहीं बना पा रहे, और नाना अपनी जगह या पुरानी पीढ़ी अपनी जगह क्यों सही है और नई पीढ़ी अपनी जगह क्यों सही है। फिर भी इस जद्दोजहद को कौन और कैसे, क्या वक्त उसे ठीक करेगा या कुछ घट जाएगा तब आदमी ठीक करेगा, क्या उसे कागज़ की कश्ती की तरह हमें जवान लड़कियों को छोड़ देना चाहिए और हाथ बांध लेना चाहिए कि जो होगा सो देखा जाएगा। तो उसके तो परिणाम, दुष्कर परिणाम आप बनारस में देख रहे हैं कि टीवी पे आने वाली लड़कियां हत्याएं कर रही हैं, कोई उन्हें चीट कर रहा है। ये सब में जब मैं अनुवाद करती हूँ और अगर उसका नाटक
क्यों अनुवाद करती हूँ? मैं एक औरत हूँ, मेरी एक लड़की भी है, एक माँ भी थी, तो मैं औरत से ज़्यादा रिलेट करती हूँ। ये नहीं कि हमने पॉल्यूशन पे अभी हम नाटक कर रहे हैं, एनिमी ऑफ द पीपल, जायज़ नाजायज़ भी किया जो आप लोगों ने किया था, बहुत और भी नाटक है, कॉमेडी भी है, पर ज़्यादातर नाटक औरतों की आवाज़ पे, क्योंकि उन्हें मैंने करीब से देखा है। मैं जवान थी, मैं लड़की थी, माँ जब टूटा घरौंदा लिखा था, आई हेटेड माई मदर कि वो क्यों कहती थी कि दाल में नमक की तरह नाटक करूं, पर आज सोचती हूँ कि अपनी जगह वो कितनी सही थी। अगर उन्होंने भी मुझे आज़ादी दी थी, उन्होंने भी मुझे, नहीं तो एनएसडी कैसे पहुंचती। फिर मैंने भी और लड़कियों की तरह से, मेरी उम्र की लड़कियां दादी नानी बन चुकी हैं, क्योंकि 16 साल में ब्याह दी गई थी, ऐसा मायने तो नहीं किया ना, थोड़ी स्पेस तो दी हमें, तो हमें आभारी होना चाहिए। तो मैं इसका एक लेखक, छोटा सा अंश पढ़ के सुनाइए। छोटा, मुझे रोक देना, क्योंकि पता नहीं। अच्छा ठीक है, मैं रोक दूंगा। कुछ मालूम नहीं ना, पढ़ती चली जाऊं। लेखक, बीज, उसके हाथ में कद्दू है, कद्दू के चमत्कारी बीज, कद्दू। आप सोचेंगे नाटक की शुरुआत मैंने की वो भी कद्दू से। आप समझ गए ना कद्दू से मेरा तात्पर्य क्या है? पीले रंग के हरे चकत्तेदार फुटबॉल से दिखने वाला प्यारा अपना कद्दू, सस्ता मद्दा और टिकाऊ कद्दू, ज्यादातर हर मौसम में फलने वाला कद्दू, अपना कद्दू, मध्यम वर्गीय लोगों के खाने की शान। कभी आपने कढ़ी और कद्दू और चावल खाए हैं? यूपी के लोग तो इस कॉम्बिनेशन पर दीवाने हो जाए। मराठी लोग इसे भोपला कहते हैं, गुजराती लोग कोड़ा कहते हैं, राजस्थानी कोला कहते हैं, हजारों नाम इसके। जवान लोग तो इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते, इसके नाम से मीलों दूर भागते हैं। पर यूपी का भैया तो कद्दू का पेठा भी खाता है। क्या कहा? पागल हूं मैं? अरे भैया कभी आगरा जाना, अपना इलाज भी कराना और पेठा भी खाना। हाँ, उंगलियां चाटते रह जाओगे। कश्मीरी लोग तो कद्दू की पकौड़ी भी खाते हैं, और हाँ, उससे भी कमाल होते हैं कद्दू के बीज। सिर्फ मेरे कहने पर कभी सूखे कद्दू के भुने बीज खाइए। आपने अपने आप में एक डेलिकेसी है, डाइट वाले इसे बहुत खाते हैं। हजारों किस्म के कद्दू के बीज होते हैं। क्या कहा? मैं खुद कद्दू हूँ, क्यों नहीं? जिस जमीन में पैदा हुआ हूँ वो रेगिस्तान है, वहां सिर्फ कद्दू ही पैदा होते हैं। मुझे कुछ तो असर मुझ पर भी पड़ेगा ना। बारिश की पहली फुहार और हम जमीन में गड्ढे खोदते हैं, फिर डालते हैं ये चमत्कारी बीज। क्या आप सोच सकते हैं सफेद बीज कितने किस्म के कद्दू पैदा करता है? वाह वाह वाह, ईश्वर का चमत्कार है। मेरा गांव जिसका नाम है कारू। क्या कहा? इस नाम का कोई गांव हिंदुस्तान में नहीं है। करेक्ट सोचा आपने। मैंने कब कहा? मैंने तो अपने गांव का सिर्फ नाम बताया, ये दावा नहीं किया ये गांव हिंदुस्तान में ही होगा। मेरा गांव घाटियों में, पहाड़ियों के बीच बसे, कहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों भैया? लेखक मैं हूं क्या आप हैं? क्यों नहीं हो सकता? मैं जो कह रहा हूं वैसा ही सोचना होगा। मैंने कहा मेरे गांव का नाम कारू है, तो कारू है। आपको भी उसे कारू पुकारना होगा। फिर कुछ बोला, ऐसा नाम क्यों रखा? अरे यार, पीछे ही पड़ गए। एक अफ्रीका की किताब में पढ़ रहा था, उसमें एक गांव का नाम था कारू। जब पूछताछ करा तो पता पड़ा खोई। मेरी कोई चीज नहीं खोई यार, मैं बता रहा हूं, खोई अफ्रीकन भाषा है, और उस भाषा में कारू शब्द का अर्थ है रेगिस्तान। कारू शब्द सुनने में मीठा है, और जो कि मेरे पात्र बस दो ही हैं, एक नाना और एक उसकी प्यारी नाती, वो भी बहुत मीठे हैं। तो मैंने इस नाटक के गांव का नाम कारू रखा है। बताता हूँ यार, थोड़ा तो टाइम दे दो। इंट्रोडक्शन लंबा हो रहा है, जानता हूँ यार। पेशेंस नाम की कोई चीज़ होती है, शब्द का फल मीठा होता है। तो सुनो मेरे मीठे पात्रों के नाम। नाना का नाम है ओप्पा। क्यों ओप्पा क्यों नहीं हो सकता? मराठी में अन्ना हो सकता है, मद्रासी में अक्का हो सकता है, उर्दू में अब्बा हो सकता है, तो हमारे नाना का नाम ओप्पा क्यों नहीं हो सकता? अच्छा लगता है ना सुनने में। आपको उन्हें ओप्पा ही कहना होगा, क्योंकि वरानिका उन्हें ओप्पा कहती है। हाँ बताता हूँ, वरानिका उनकी नाती ने, अनाथ है बेचारी। भाई बीच में मुझे ना टोके, मेरा फ्लो टूटता है। आप सब कुछ शुरुआत में बता दूंगा तो नाटक में आप क्या देखेंगे? सोचिए, चौमासा आ चुका है। ओप्पा वैसे हम बक्स को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि बुलाते हैं, इसलिए बुलाते हैं। सोचिए ओप्पा अपने खेत में खड़ा है, एक जर्जर सा मकान,
नहीं, मकान उसका नहीं, लैंडलॉर्ड का है, जमींदार साहब का। वो तो कई पहाड़ियों में रहते हैं। ओप्पा की पुश्तें यहाँ पर बस खेती करते आई हैं और जमीन का लगान देती आई हैं। 76 साल से ओप्पा भी कद्दू ही उगाता है। नहीं भाई, और भी चीजों की खेती होती है और कद्दू आसानी से पैदा होता है ना। तो मैं ये कह रहा था, चौमासा आ गया, अब इस गांव में एक सामूहिक प्रार्थना होगी, फिर ये बीज बोए जाएंगे, फिर एक साथ कतार में जब पौधे होंगे तो ऐसा लगेगा एलओसी सरहद पर हमारे नन्हे जवान पहले से वर्दी पहनकर तैनात खड़े। मैंने ये उपमा ऐसे नहीं ठोक दी। हमारे ओप्पा किसी जमाने में हवलदार नायक थे, आर्मी का उनका बैकग्राउंड है। नूडल खाना इन्होंने हिंदुस्तान चाइना वॉर में ही सीखा है। हाँ, जो सन 60 में हुई थी, बहुत हंसकर बताते थे कि जब भी ये नारा लगता है हिंदी चीनी भाई भाई, इनका एक ही चीनी दुश्मन दोस्त उन्हें नूडल दे देता था। पहली बार जब ओप्पा ने उनकी तरह से नूडल खाना चाहा, यानी 2 डंडियों में, तो सारे नूडल फिसलकर सरहद के पार चाइना में चले गए। ये ओप्पा का जोक है। खैर, अब बस यादें हैं, वरना वक्त के साथ ब्रास के बटन, बैज, यूनिफॉर्म, डिस्चार्ज के पेपर, यहाँ तक कि पूरा आर्मी का किट दीमक खा गए हैं। ओप्पा दिन भर बस ये गाता है, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, बड़े लड़ाकू बड़े कसाई, सरहद पार है घात लगाई, कहते हैं भाई भाई, हम पे फिर भी ताकत आजमाई। आगे बढ़ता जाता है, टाइम नहीं है, बट दिस इज हाउ। बहुत इंटरेस्टिंग ओपनिंग है जी। और यानी आपने सही कहा कि जो बीच में टोकने का एक जो है, तो उसका अपने एक अलग मजा होता है लिखने में। अच्छा, अभी आपने बात की थी एनिमी ऑफ द पीपल, इब्सन के नाटक की, और मुझे मालूम है कि पिछले कुछ सालों में आपने जो नॉर्वे के बहुत विश्वविख्यात नाटककार हैं हेनरिक इब्सन, उनके नाटकों का रूपांतरण भी किया, कई नाटकों का। उसके अलावा आप बॉम्बे में आप लोग इब्सन थिएटर फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करते थे, तो करते हैं अभी भी करते हैं। तो उसी में आपने एक नाटक किया है, घोस्ट नाटक, बहुत मशहूर नाटक है इब्सन का, जिसका आपने पीछा करती परछाइयां के नाम से रूपांतरण किया है, और मैंने देखा भी था, बहुत कमाल का वो रूपांतरण और प्रोडक्शन है। तो हम चाहते हैं कि आप जरा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि औरत की आवाज़, तो ये नाटक जब मैंने लिया तो घोस्ट से हमेशा आदमी सोचता प्रेत, कोई इस तरीके की चीज़, पर घोस्ट क्या है? घोस्ट है हमारी पुरानी सोच, परंपराएं, हमारा जिस तरीके का लोगों का चाल चलन था, वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में दोबारा आ जाते हैं, और वो फिर मरते नहीं, वो वंश दर वंश कहीं ना कहीं आप पे असर डालते हैं। तो सोच को बदलना होगा, हमें विचारधाराओं को बदलना। जैसा आप घोस्ट को जानते हैं कि वो जो प्रोटेगनिस्ट हैं, जैसे मैंने रजवाड़े में ढाला यशोधरा भाईसा, उनकी और पेस्टर यानी राज पुरोहित की लड़ाई, तो धर्म को भी वो चैलेंज करती हैं, उनकी परंपराओं को भी चैलेंज करती हैं, और वो कहती हैं कि तुमने मुझे कभी आवाज़ उठाने नहीं दी, सब कुछ होता रहा। तुम्हारे दोस्त महाराज, ये विडो हैं यशोधरा भाईसा, तो वो दुनिया की हर औरत से उनका संबंध था, हर गलत तरीका वो अपना रहे थे, शराब पी रहे थे, सब कुछ, पर परंपरा के नाम पे मैं कुछ नहीं बोल पाई। और मैंने जब आकर के आपसे, हमारे आचार्य राजपुरोहित से कुछ कहना चाहा, तो आपने उस बात को ढक दिया और मुझे दरकरार किया। तो वही एक सीन है कि जो जब मैंने जयपुर में दिखाया तो लोगों ने ये सोचा कि कुछ लोग उठ के भी चले गए, उन्होंने सोचा कि शायद मैंने वाकई में राजघराने की कहानी कह दी, पर मैंने कहा मैंने नहीं कही है कहानी, तो हेनरिक इब्सन ने 150 साल पहले लिखी। तो हर जगह कहीं ना कहीं धर्म बीच में आता है, और धर्म आपको आकर के वो नहीं, खास तौर से औरतों को बोलने नहीं देता, जीने नहीं देता। और इब्सन की तो मैं कहती हूँ, अगर कोई पूछे कि आप तुम्हारी ज़िंदगी में तीसरा आदमी है, मैं कहूँगी हाँ है, हेनरिक इब्सन, क्योंकि उन्होंने मुझे आवाज़ दी और उन्होंने मुझे लोगों तक, औरतों तक पहुँचाने के लिए कहा। एक छोटा सा है, जब महारानी साहिबा और पुरोहित जी यानी के राणा जो ये रोल कर रहे थे, तो वो बात करते हैं आपस में, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो बात इस बात पर हो रही है कि इनके पति ने, पति से पैदा हुई वहाँ पे एक नाजायज़ औलाद है, और वो नाजायज़ औलाद जो है, क्योंकि बाहर खबर ना चली जाए, महारानी ने उसे दबा के बाद में अपने लड़की की तरह घर में पाला है।
पर विधि की विडंबना ये देखिए कि जब उनका लड़का विदेश से आता है तो वही चीज दोबारा हो जाती जो नहीं होनी चाहिए थी, जो माँ डर के बचा रही थी कि लड़का कहीं ना कहीं उस लड़की से, जो कि इन अ वे सौतेली माँ है, सौतेली बहन है, उस बहन के प्रति आकर्षित हो जाता है और कुछ ऐसा यशोधरा बाई साहब देख लेती हैं कि उनके आगे पूरा अतीत खड़ा हो जाता है। अब राजपुरोहित से वो कहती हैं कि उनका झगड़ा शुरू होता है और वो कहती हैं कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी, इस घर में मैं सांड जैसे हरकतें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। राजपुरोहित किसी ज़माने में इनके दोस्त भी रहे हुए हैं, तो कैसे उनके बीच में वार्ता होती है और कैसे जब मैं इसका अनुवाद करती हूँ तो उसे मैं कैसे समसामयिक बना देती हूँ, या ये राजस्थानियों के लिए नहीं है, ये हर उस ऐसे परिवार के लिए जो जिनके दृष्टिकोण संकुचित है और जो ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए और बात जो है धर्म के उसमें दबा देते हैं, उनके खिलाफ बात है। तो वो कहती है कि आपको तो पुरी जी कहते हैं आपको तो अपने आप पे गर्व होना चाहिए। तो यशोधरा बाई साहब कहती है पता नहीं गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पर मैं अब इस घिनौने खेल को आगे नहीं बढ़ने दूंगी। एक मजबूर गरीब लड़की की जिंदगी को बिगाड़ने का कोई हक नहीं युवराज को। रीना को अटे से जाना पड़ेगा। अब तक मैं डरती आई समाज के कायदे कानून से, परंपराओं से और आपके प्रवचनों से। अगर मारो बस चले ना तो मैं तो गला फाड़ के चिल्ला दूं, हिम्मत है तो शादी करो, ये सांड जैसी हरकतें अब मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो पुरी जी कहते हैं राजा महाराजाओं का कि लड़का एक नौकरानी से शादी करेगा और वो भी आप कराएंगे? कुछ तो शर्मो हया का पर्दा रखें, और ये तो फिर भाई बहन हुए। तो वो कहती है यशोधरा बाई साहब हमारे घरों के रोशनदान से अंदर झांक कर देखिए, ऐसी हजारों शादियां हुई, क्या कुछ नहीं हुआ। मामा ने भांजे से, चाचा ने भतीजे से, मौसेरे भाइयों ने एक दूसरे से शादियां की, एक दूसरे पे हाथ फिराया, वो सब कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तो फिर तौर तरीके से शादी कराने में ऐतराज का है? ये कजन वजन वाले की बातें तो सब कहने वाली बातें। तो वो कहता है कि सौतेली बहन से शादी कराना ये तो बड़ी खतरनाक सोच है। तो शी सेज खतरनाक क्यों भाई, खतरनाक क्यों? कौन किससे शादी करे, क्या सही है क्या गलत है, आप जैसे समाज के ठेकेदारों ने तय किया है कि नहीं? आप कहें तो गलत भी सही हो जाता है और हम कहें तो सही भी गलत हो जाता है। हमारी आंखों के आगे तो द्रौपदी आ जाती है लान। क्या सोच करके कुंती ने द्रौपदी से कहा जाओ भाई जाओ, पांचों भाई बांट लो। इस बात पे बेचारी द्रौपदी बांटी गई। मैं पूछती हूँ ये सही था? द्रौपदी की जबान में जो भी कोई खावा की चीज थी, जलेबी थी, राबड़ी थी, खा लियो। द्रौपदी बोली क्यों नहीं? हूं कि जबान पे कहीं लकवाल लाग गए थे। द्रौपदी ने विरोध क्यों नहीं किया, डरी क्यों? मैं नहीं डरने वाली। तो पुरोहित जी कहते हैं, बिकॉज ये पढ़ती हैं कुछ तंत्र मंत्र की किताबें, पुरोहित जी कहते हैं आपकी मानसिक अभी स्थिति अभी ठीक नहीं है, आप आराम करें। वो कहते वाह भाई साहब, अब हमारी मानसिक स्थिति खराब हो गई। अच्छा, वो कहता है कि देखिए ये सब हमारे धर्म के खिलाफ है, ये तो गाथाएं थे, सिर्फ कल्पना है। तो वो कहती है अच्छा, आप जब ये गाथाएं उदाहरण के तौर पे मुझे सुनाते हो तो उसके पीछे एक प्रामाणिक ठोस होता है, धर्म होता है। और आप कहते हैं ये सब धार्मिक ग्रंथों के अनुसार है, और वही कहानियां जब मैं आपको सुनाती हूँ, दोहराती हूँ, तो काल्पनिक हो जाती है। वाह भाई वाह पुरोहित जी, आपके आगे तो आपसे कोई जीत ही नहीं सकता। मेरी आंख को जब मैंने रीना और युवराज को उस हालत में देखा तो मुझे तो लगा जैसे मेरा अतीत नंगा होकर के हमारे आगे आंखों के आगे रंगरेलियां कर रहा है। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि मैं खुद ही एक भूतनी हूँ, हमारे पूर्वजों के पाप इस घर में बस गए। ये जो कुछ भी हो रहा है ना पुरोहित जी, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब हमारे पूर्वजों की करतूतों का फल है। हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में सिर्फ जायदाद ही नहीं मिलती, उसके साथ हमें मिलता है उनकी थोथी परंपराएं, उनकी घटिया विचार, उनके रीति रिवाज, उनका पाखंड, उनका अंधविश्वास, उनकी संकुचित सोच, उनकी घिनौनी आदतें। ये सब कुछ मरते नहीं, जिंदा रहते हैं भूत की तरह, आपका पीछा करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। ये सब, वो कहता है ये सब आपकी किताबों का असर है। हमारी किताबों को दोष मत दीजिए। आप सुबह का कोई भी अखबार उठा करके देख लो, अखबार की सारी लाइन खून और व्यभिचार से रंगी होती हैं।
और कोई न्यूज उस साले में होती ही नहीं है। यही न्यूज होती है, बेटे ने गुस्से में आकर के माँ का कत्ल किया, बाप ने नशे में आके बेटी का बलात्कार किया, सगे भाई ने बहन के मुंह पर एसिड फेंक दिया। एक से घिनौनी वार्तें। और समाज नपुंसकों की तरह हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है, किसी साले को सजा नहीं मिलती। आप देख लो, ये मिनिस्टरों के बेटे जेल तो ऐसे जाते हैं जैसे पिकनिक करने जा रहे हैं, ये गए ये आए, ये गए ये आए, किसी को छूट करके आ जाते हैं। मैं कहती हूँ पहली जिम्मेदारी औरत की, चाहे वो तुम्हारा पति हो, चाहे वो तुम्हारा भाई हो, चाहे वो तुम्हारा पिता हो, अगर वो ऐसा घिनौना अपराध करता है तो साले को चौराहे पे ला करके नंगा करके जूतों से मारो, मिर्ची डालो उनकी आंखों में ताकि भूल जाए ऐसी हरकतें करना। ये चौराहे पे बैठ के एनजीओ के साथ मोमबत्ती जलाने से काम नहीं चलेगा। पुरोहित कहता है आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था कि समाज मान मर्यादा का ध्यान रखे। यशोधरा कहते कहाँ है आपकी मान मर्यादा, इन सब लोकलाज, इन सबको कितनी चालाकी से आपने तरह तरह के बूटों में डाल करके, रिश्तों के धागों से सिल करके एक दोहड़ और गुदड़ी की शक्ल में बनाना चाहे। पर मैंने पुरोहित जी, मैंने जब उसका एक टाका उधेड़ा, एक भी, तो मैंने क्या देखा, वहां तो कुछ नहीं है औरत के लिए सिवाय बंधन के, विवशता की, मजबूरी की। ये सब कहने वाली बात है, समाज बदल रहा है, समाज बदल रहा है, कुछ नहीं बदल रहा। मैं तो कहती हूँ आपके खुद की कथनी और करनी में फर्क है, आप खुद ही पथभ्रष्ट हो गए। और मैं उनको बहुत डांटती हूँ, ऐसे आगे चलता रहता है हमारा सीन। बहुत बढ़िया। मैंने यानी कि ये नाटक पढ़ा भी हुआ है और इसके और प्रोडक्शंस भी देखे हुए हैं, पर जो आपने ये इसका एडेप्टेशन किया है घोष का, जिस तरीके से इसको अपने राजस्थान में प्लेस किया, कमाल है। बहुत ही मजा आ गया सुन करके इसको। अच्छा, मैं यानी कि वापस आपके ओरिजिनल या दूसरे तरह की राइटिंग की तरफ बढ़ता हूँ। आपने एक नाटक लिखा है शब्द लीला, जो कि जी जी जो बहुत मशहूर साहित्यकार हैं, संपादक रहे हैं धर्मवीर भारती जी, उनकी जी कुछ रचनाओं को लेकर के मिला करके आपने लिखा है। तो मैं जरा उसके बारे में जानना चाहूंगा कि क्या है ये शब्द लीला, क्या है इसका, इसमें क्या क्या देखिए, है, कैसे लिखा आपने? आपने कनुप्रिया के तो बहुत प्रोडक्शंस देखे, जितने भी साहित्यकारों की दुनिया है आपकी, तो वो तो सब जानते हैं कनुप्रिया। और अंधा युग तो जो नाटक करते हैं उनके लिए तो वो बिल्कुल ही एक आपके लिए एक रामायण, एक आपका ऐसा ग्रंथ है जो कि जिसे बिना छुए आप दिन की शुरुआत नहीं कर सकते जिंदगी की। पर पुष्पा जी ने बहुत सारे पत्र, भारती जी ने पुष्पा जी को उस समय लिखे थे जब पुष्पा जी इलाहाबाद में से कलकत्ता चली गई थी, और या फिर वो बम्बई चले आए थे। और ये सब लोग जानते हैं कि पुष्पा जी उनकी जिंदगी की दूसरी महिला थी, उनकी कांता जी से उनकी शादी हो चुकी थी, और उस मामले में वो लोग बिल्कुल खुले हुए हैं। उनकी किताब सबके लिए खुली हुई खुली है, किताब की तरह है वो। खुली किताब की तरह है। तो जब मैंने एक साहित्यिक के पत्र पढ़े तो मुझे लगा कि भैया, अगर जो साहित्य नहीं पढ़ पाया है, जिन्हें साहित्यकारों के नाम नहीं पता है, पंत जी नहीं पता है, दिनकर नहीं पता है, वो सब किसी को भी जानना हो तो ये प्रेम पत्र पढ़ लो, ये आपके लिए एक गीता बन सकती है। इसमें प्रेम छिछला नहीं है, इसमें जो बातें करते, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठते थे वो इतने पढ़े लिखे थे। कभी बच्चन साहब का जिक्र आ रहा है, कभी माखनलाल चतुर्वेदी जी का जिक्र आ रहा है। तो मैंने सोचा मैं कुछ नया करूं, क्योंकि कनुप्रिया हजारों लोगों ने पढ़ी है, ऐसी सी अच्छी आवाजों वालों ने। अंधा एक अलकाजी साहब कर गए, बड़े बड़े लोग कर गए, मैं क्यों ना ऐसा करूं कि एक साहित्यकार के शब्दों की लीला, अपना चमत्कार अलग अलग परिवेश में, अलग अलग साहित्य में कैसे दिखाते हैं, इसलिए उसका नाम मैंने रखा शब्द लीला। वो लीला, जब वो प्रेम पत्र होते हैं तब वो कुछ हो जाती है, जब वो साहित्यिक रूप में समझाते हैं कुछ हो जाती है, जब वो कृष्ण का विवेचन करते हैं, राधा कृष्ण की बारे में वो लिखते हैं कुछ और हो जाता है, जब वो राजनीतिक कुछ उसका एक इंटरप्रिटेशन देना चाहते हैं तो वो भाषा कोई, आप तो जानते हैं कि राइटर जब कुछ लिखता है, जब उन्होंने कनुप्रिया लिखी कृष्ण और राधा के विषय में, तो वो सिर्फ कृष्ण राधा का लोक गीतों में या भजनों में जैसा प्रयोग वैसा नहीं, वो उन्होंने कुछ और ही उसको दृष्टि दे दी और सरलीकरण ऐसा कर दिया कि मॉडर्न लड़की भी समझ जाए कि प्यार किसको कहते हैं। उस चीज को मैंने डाला
तो मेरा विवरण बहुत लंबा है, मैं नहीं बता पाऊंगी, पर मैं आपको सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि मैंने सूत्रधार की भूमिका करी और वरुण बडोला बहुत ही अच्छा करते हैं, उन्होंने डॉक्टर धर्मवीर भारती किया, और कनुप्रिया की जितनी कविताएं थी वो राजेश्वरी सचदेव ने पढ़ी। और मैं सूत्रधार के साथ साथ कभी मैं पुष्पा जी बन जाती थी, कभी राजेश्वरी जी पुष्पा बन के वरुण के साथ। मैंने उनके विवाह के पक्ष को भी ढाला, मैंने ज्यादा फोकस किया उनके रिलेशनशिप पे, सिर्फ कनुप्रिया साहित्य पे ही नहीं रही। इसलिए नाटक में जो डायमेंशंस होने चाहिए, और उसके साथ साथ जो, क्योंकि हर साहित्यकार नाटक नहीं लिख सकता है और हर नाटककार एक साहित्यकार हो ये जरूरी नहीं है, ये एक अलग विधा है। उस विधा को कुछ लोग कहते हैं तुम्हारा ये नाटक था ही नहीं, ये भी बात उनकी सच है। नाटक की भी अपनी भाषाएं बदलती जा रही हैं, बट नाटक का भी एक तरीका था, उससे बहुत बदल गया है नाटक, पर फिर भी उसको लिखने की कुछ तो एक शुरू और अंत होता है। उसमें मैं जब इतनी चीजें पिरोती हूँ तो पुष्पा भारती जी का कहना है इसको छापना चाहिए। मैं तुम्हें पूरी परमिशन देती हूँ कि क्यों नहीं किसी और ने ऐसे सोचा कि एक साहित्यिक के प्रेम पत्र को उसमें पिरोया जाए। उसमें भारती जी दैनिक बातें भी करते हैं, कैसे उन्होंने बंगाली सीखी सिर्फ पुष्पा जी के लिए, क्योंकि पुष्पा जी कलकत्ता में पढ़ाती थी, तो उनके जो एनेक्डोट्स हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से मैं ले आई। और उसके लिए 600 पेज के पद, कितना आदमी वो लकी कितना होगा। मैं अपने पति से कहती हूँ तुम काश लिखते, क्योंकि वो रोमांटिक लेटर्स रोंगटे खड़े कर देते, वो रोमांस कुछ अलग होता है। तो जी उसको मैंने शब्द लीला करके पुकारा। तो ये 3 पात्रीय नाटक है, 3 कैरेक्टर्स हैं इसमें, 3 कैरेक्टर्स है और साथ में 6 हो जाते हैं, क्योंकि हमने अंधा युग का वो अंश जिसमें युत्सु की बात करते हैं वो वाला पोर्शन दिखाया। और गांधारी, मैं सूत्रधार की टेबल से उठ के, वो तो सबसे चौंका देने वाला दृश्य होता है जब मैं गांधारी प्ले करती हूँ, जब भारती जी गांधारी की बात करते हैं और अचानक मैं कॉस्ट्यूम बदल लेती हूँ। और वो शराब तो देने में मुझे इतना अच्छा लगता है कि जिंदगी भर में लोगों को शराब ही दूँ, इतना बढ़िया उन्होंने लिखा है। और फिर भारती जी कैसे भारती जी से कृष्ण बन जाते हैं, ये बडोला का चमत्कार है। उनकी भाषा, उन्होंने अपने पिताजी से जो संगीत भी सीखा है, भाषा में माधुर्य इतना है, वो जुगल जोड़ी शब्द लीला के लिए बहुत अच्छी है। और हमारे के राणा जी, वो दृश्य भी मैंने अंकित कर दिया, क्योंकि पुष्पा जी ने बड़े प्यार से लिखा है कि कैसे भारती जी ने पहली बार इस डर से कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है, वो प्यार से माखनलाल जी को दद्दा कहते थे। तो कैसे वो पहुंचे वहां उनके पास एमपी में, जबलपुर, हाँ खंडवा, जहाँ दद्दा, आप भी अच्छे लगते दद्दा, तो के जी सडनली दद्दा बन जाते हैं। और वो पत्र, सिर्फ इसी को ड्रामा कहते हैं, जो पत्र उन्होंने भारती जी को लिखा उसको भी हम ड्रामेटाइज करते हैं। तो वो सब लेखन जो थी वो मेरी परिकल्पना थी। मैंने एज लेखक क्या कंट्रीब्यूट किया कि जैसे कि पटवा करता है, 3 अलग अलग चीजों को मैंने पिरोया और सूत्रधार की तरह से मैं क्या सोचती हूँ, या आज वो क्यों रेलेवेंट है, क्यों इरेलेवेंट है। ये साहित्य आज के ज़माने में आप कैद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर नए लोगों के पास फुर्सत नहीं है। वो किंडल करते हैं, कुछ किंडल पे नहीं देखते। ये सिर्फ जो एमए करते हैं लोग बेचारे, जो भाषा में कुछ करना चाहते हैं, वो पढ़ते हैं। बाकी के लोगों में, हम लोगों में तो हमारे माँ बाप के से सुन की भाषा आ गई थी। वो पढ़ते थे हरिवंश राय बच्चन, वो पढ़ते थे माखनलाल चतुर्वेदी, उनके नाम का इंट्रोडक्शन हमें उनसे मिल गया था। वो है ही नहीं, क्योंकि युवा लोगों के पास समय नहीं। मैं हरिवंश राय बच्चन कहूँगी, वो सिर्फ अमिताभ बच्चन जी को जानते, और आगे की पीढ़ी तो उनको भी नहीं, आराध्या को जानती है। उनकी मेरी ग्रैंड डॉटर शी नोज आराध्या जी। तो ये होता यही है। अच्छा, जैसे आपने भारती जी की बात की, भारती जी बहुत अच्छे नाटककार भी थे, कवि भी थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, संपादक भी थे। ऐसे ही आपके बहुत सारे पहलू हैं। मुझे मालूम है कि आप गाती बहुत अच्छा हैं, आप अभिनेत्री बहुत अच्छी हैं, आप संगीत की बहुत अच्छी जानकारी है, और आप कवि भी हैं, एक कवियत्री भी हैं।
तो मैं जरा, एक तो आपका जो कवित्री वाला पक्ष है, कब से लिखना शुरू किया, क्या लिखना शुरू नहीं, किया? तो मैं सारे लेखकों से कहूंगी कि भैया मैं माफी मांगती हूँ, इसको कविता ना कहा जाए, इसको उद्गार कहे जाए। जब आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है या इमोशनल हो जाता है तो पेन से कुछ उद्गार करता है। तो शायरी की जैसे अपनी एक मीटर होता है ना, शेरो शायरी का एक तहजीब होती है, ऐसे कविताओं की भी होती होगी, मुझे मालूम है। पर मैं ये ज़रूर आपको एक किस्सा बता सकती हूँ, मैंने बड़ा ढूंढा, कल वो है मेरे पास। मेरी पहली कविता वो, जैसे मुझे मोहन राकेश जी बहुत पसंद थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने उस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था जो जिंदगी में आ चुकी, जब आधे अधूरे किया था। इतना ही बोलते हैं, आधा नहीं बोलते हैं, टूटे हुए रिश्ते, उसका उन्होंने इतना खूबसूरत, उसका शायद मुझ पर असर पड़ गया। तो मैं जब कविता, वैसे हिंदी लिटरेचर था मेरे पास 11वीं तक, तो मुझे सूरदास जी और ये सब पढ़ने पड़े, सब मैं उसी से मुझे शायद वो प्रोटेक्ट करते हैं। मीरा हो, सूरदास हो, रहीम हो, ये सब मैंने कहीं जाने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, उनको पढ़ने का शौक है। पर कविताएं मेरी कुछ उद्गार की तरह से हैं, तो आप कहें तो मैं पढ़ दूँ, नहीं तो पढ़ के सुनाइए, गा के सुनाइए, जैसे आपको ठीक लगे। अपने एक उद्गार, मैंने कविता लिखा उद्गार ही होती है। गाने जैसे जो मुझे प्यार करते हैं ना गाने वाले, वो तो मुझसे बहुत नाराज हैं, क्योंकि मैं गांधारी का शराब दे दे के आवाज की मैंने ऐसी की तैसी कर ली, सो एक मैंने लिखा था, मैं मेरी माँ की नज़रों में ये देखती थी कि उनकी नज़र से यूपी कभी छूटा नहीं था, उन्हें रेगिस्तान पसंद ही नहीं आया था। वो धूल, उन्हें वो आम, वो संगम, जो कि हमने भी उनके साथ जी लिया था, नानी के साथ संगम जाना। फिर मैं जब बॉम्बे आई, रिकॉर्ड कर रही थी, उस समय हायर ऑक्टिव था, अभी मेरे पास ना हारमोनियम ना कुछ, वो ऐसे कुछ था, ये भीड़ भाड़ का मेला, उम्र की बूढ़ी टहनी पे लटका है यादों का झूला, लेती हूँ मैं हिचकोले, कुछ बीता हुआ आज बोले, गंगा में बहती अकेली वो नाव, आंखों के आगे आता है गाँव, जो बरसों से मैंने था भूला। ये भीड़ भाड़ का मेला, ये बचपन की किलकारियां, ये नाराज होती सहेलियां, ये आम की झुकी डालियां, ये गेहूं की पीली बालियां, वो जमुना का पानी, वो बूढ़ी मेरी नानी जो कहती थी रातों को किस्से कहानी। ओ ओ वो मैके से उठती डोली, वो बाबुल की खाली झोली, वो भैया की मीठी बोली, वो अम्मा की आंखें गीली, वो ठहरी दोपहरी चहकती वो शाम, अब मीलों दूर छूटा वो गाँव। ये बहुत बढ़िया। ये सुरों के साथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट नहीं, मैं है समझ और सकता हूँ। या पर क्या है ना, तो वैसे विदाई होती है। मेरे पिताजी मीलों, मानी 7 लड़कियां थे, पर उनका ये कार्यक्रम छूटा ही नहीं। वो विदा में ऐसे रोते थे जैसे हमारी अर्थी उठ रही हो, यानी वो रोते 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 मीलों चले जाते। इसको कहते हैं प्यार, ये दिखावा नहीं था, इसको कहते हैं हेल्पलेसनेस एक पिता की। और मुझे खुशी है कि मैं उस मध्यम वर्ग से पैदा हुई जहाँ मैंने ये विदाई देखी है।
ये अम्बुआ की डाल देखिए, ये झूले, ये मेरे लिए सिमली उठाई भी नहीं है, ये मैंने नानी के साथ जी है और उनका मैं प्रयोग कर पाई। एक तो ये था, और एक मैं अभी गई, ये बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी चीज़ है, पर मैंने देखा कि मैं आपसे शेयर कर लूँ। अभी जोधपुर तो हमारा तिमंजिला घर था, मैं उद्गार कहूँगी, प्लीज डोंट से कविता। हाँ, तो वो कविता की 4 लाइनें थी, अधूरी बात, अधूरे सपने, अधूरे हम, अधूरे अपने, यहाँ कौन जाने कौन है पूरा, हमने तो करीब से अपने को देखा, सब कुछ अधूरा ही अधूरा। पर ये लाइन याद आ गई। पर ये जोधपुर की जो बात है, तो हमारा तिमंजिला मकान था, मैं देखने गई तो मकान तो कभी का बिक चुका था, अब उसकी जगह एक मॉल आ गई थी। फिर एक हिस्से में आप आश्चर्य करेंगे, उतना हिस्सा बाकी था, वो अभी भी नहीं बिका, जहां हम लोग पैदा हुए थे। तो मैंने कुछ लिख मारा। मैं गई थी अपनी जन्मभूमि देखने अपने बचपन का घर, मैं गई थी अपनी जन्मभूमि देखने अपने बचपन का घर, जहाँ सुनी थी हमने माँ की लोरियाँ, जवानी में की थी बड़ी अटखेलियाँ, पाले थे जहाँ 1000 सपने, तीज त्योहार होली दिवाली रंग ही रंग, कोई पराया नहीं, सभी थे अपने। वो तिमंजिला मकान जो वर्षों रहा स्वाभिमान से खड़ा, मैं गई थी देखने, पर चौंक गई देखकर। मकान के एक हिस्से में बना खूबसूरत रेस्तरां और साथ ही कई दुकानें। किसने कब क्यों ये मकान बेचा, 100 किस्से 100 बहाने, सब लुप्त हो गई बचपन की कहानियां, आंखों के आगे छा गई थी काली पीली आंधियां, जो जोधपुर में बहुत चलती हैं। यादों का एक मलबा था वहां पड़ा, वो तिमंजिला मकान अभी भी उसी शान से वहां था खड़ा। पर आश्चर्य है कि जिस कमरे में लिया था मैंने और अन्य बहनों ने जन्म, और जहां सही थी माँ ने अनेक बार प्रसव पीड़ा, वो कमरा अभी भी उसी शक्ल में था वहां खड़ा। मजबूरियां और महत्वाकांक्षाएं मिटा देती हैं अतीत के सारे निशान, पर माँ की मुस्कुराहट बिखेरती दंतिका मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मकान के हर पत्थर पर एक छोटा छोटा सा था हीरा जड़ा। वो तिमंजिला मकान अभी भी उसी शान से वहां था खड़ा। क्या कोई ये कमरा भी बेच खाएगा? क्या कोई ये कमरा भी बेच खाएगा? जीते जी मुझे ये वक्त पूरा ही निकल जाएगा। बार बार सोचती हूँ कहाँ लुप्त हो गई बचपन की कहानियां। देखती हूँ बस यादों के मलबे को जो उस खूबसूरत रेस्तरां के आगे कचरे की तरह है पड़ा। मैं गई थी अपनी जन्मभूमि देखने अपने बचपन का घर, जहाँ सुनी थी हमने माँ की लोरियां, पाले थे जहाँ 1000 सपने, तीज त्योहार होली दिवाली रंगी रंग, कोई पराया नहीं, सभी थे अपने। वो अब कूड़े की तरह उस रेस्तरां के आगे मलबे में है पड़ा। बहुत बढ़िया। और ये तो मेरे ख्याल से सबसे लेटेस्ट, अभी आप पिछले अभी 2-4 दिन पहले ही आप जोधपुर में थी। 2 दिन पहले। हाँ, तो 2 मुझे दिन पहले तो। जी 2 दिन जब वो और मैं समझ पुरस्कार सकता हूँ कि जो आपका घर जहाँ आपका जन्म हुआ होगा, उसको देखने के बाद वहाँ पर अगर मॉल बना है और सारी जो ये, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो आप करें बार-बार करें कि उद्गार है, कविता उद्गार ही होती है मेरे ख्याल से। ऐसा मेरा मानना है, मैं खुद बहुत हाँ, पर ज़्यादा। आपने जिस जगह मुझे रख दिया ना, तो मुझे अपने डिफेंस में तो कुछ कहना पड़ेगा, इतने साहित्यकार हैं वहाँ। हाँ, पर मुझसे भी टूटी-फूटी लोग लिखते हैं, इसलिए आप मुझे ये सोचकर कि मैंने उद्गार पेश किए। चलिए, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, ये आखिरी सवाल भी है मेरा आज की इस बातचीत का। वो आपने ये तो मुझे कि मौसम्मी आपने की तरह इतना निचोड़ दिया। है। सॉरी, आपने मौसम्मी की तरह मुझे निचोड़ दिया। मुझे भूख लग रही है। अरे बस अभी खाने आप के लिए ब्रेक करते हैं कि आपने इतना कुछ लिखा है, इतनी अच्छी चीजें लिखी हैं, इनको आप छुपाती क्यों नहीं है, प्रकाशन क्यों नहीं कराती हैं इनका आप? इसके पीछे मेरा शक हो गया है। मेरे पास 10 अनुवादित नाटक हैं, 4 मौलिक नाटक हैं, पर ये जो हमारे देश में जो ये कॉपीराइट है, या जो पारिश्रमिक नहीं मिलता है, या जो मैं साहित्यकारों को की किताबों पे दीमक देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ मरें तो मेरी अर्थी पे ये डाल दें, पर ये मतलब इसका कोई हक मुझ पे ना रह जाए, ना पैसे मिले ना हक रहे, तो मैं इसको क्यों छपवाऊँ?
ये मैं शायद सेल्फिश हो सकती हूँ। रवि झाकल ने भी मुझे कहा था कि अगर आप नहीं रही तो कोई दूसरे तो करें, जैसे मोहन जी के मोहन राकेश के नाटक दूसरे लोग करते हैं। तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं डिजिटल पुस्तकालय अपना ही खोल दूँ, जहाँ पे लोग, मैं ये तो देखूं कि लोग खरीद रहे हैं, नहीं तो आपको वही होगा जो संगीत में हुआ। वहां तो मेरे को फिर भी रॉयल्टी अब आने लगी, वरना वहां भी कलाकार मर गया। और मेरा म्यूजिक का तो लंबा सफर रहा है। एक चीज आपने आखिरी सवाल कहा था, पर मैं लोगों को कहूंगी कि जब रैप का युग चल रहा है, रैप जो कि हमारे भी रैप, छंद हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे भी छंद होते थे और लोग करते हाँ थे, हाँ। तब मैंने जब दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो लिखा था मारवाड़ी में, लोग ने ये सोचा कि चोली के बाद ये भी घाघरा है, पर नहीं, मेरे घाघरे में पूरी कहानी थी, जो मैं अभी आपको पूरी नहीं सुना सकती क्योंकि थोड़ा 7 मिनट सुनाइए। का, पर थोड़ा। अरे दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो, वही वही सब मर गया रे मारो घाघरो जो घूमियो, थी मैं खेत में खड़ी खा रही थी ककड़ी, उनकी लाल पगड़ी जो मारी बाह पकड़ी, मैंने गुस्सा घणो है उन्हें मारी लकड़ी, फिर काहे होए हो चोरी क्यों अकड़ी, मैंने मारी लकड़ी, बोली मैं सुन सुन अरे लाल पकड़ी थी मैं खेत में खड़ी खा रही थी ककड़ी, तूने बाह पकड़ी मैंने मारी लकड़ी, तू काहे बोली और दूर हट जा रे छोरा, दूर हट जा दूंगी मैं तने ऐसा झटका, दूर हट जा रे फिर दिल्ली शहर में मारो घाघरियो जो घूमियो, एक घूमियो एक घूमियो एक घूमियो एक घूमियो। अब ये मंत्री के लड़के ने गांव की लड़की की बाह पकड़ी थी, उस पर मैंने बवाल खड़ा करा, ज्यादा बातें ना बना, तूने जाने मैं कौन, छोरा मिनिस्टर को दिल्ली मारू टेलीफोन, मैं समझ ना पाई, वो की हंसी उड़ाई, दिल्ली जाके उन्हें मारी रपट लिखाई, सिटी सरसर बजाते पुलिस दौड़ी चली आई, कंगन मारा उतारा, हथकड़ियां पहनाई, थानेदार के आगे फिर मैं मुस्काई, मैंने दियो लटको, उन्हें खायो झटको, थोड़ी टेढ़ी हुई थोड़ी मेढ़ी हुई, थानेदार ने अपनी सारी अकल गंवाई, फिर काई हुए हो फिर काई हो अरे दूर हट जा रहे चोर, दूर हट जा रहे अंजा। फिर क्या होता है कि वो तड़ी देता है कि मैं मंत्री का लड़का हूँ, ये गांव की लड़की बोलती 7 मिनट का है, ये रैप है मारवाड़ी में पहला, वो कहती है कि नई लड़की में ऐसन, नई लड़की में वैसन, मारी बात पे चाले गर्मी में सेशन, मारी बाता करे टीएन सेशन, इलेक्शन में मारो नाम ले मडवानी, मड़गा से आगे निकलेगी जनानी, इन्हें टिकट दिलाओ, इन्हें मंत्री बनाओ, चुनाव चिन्ह घाघरा ने बनाओ, वही फूलन देवी के साथ हुआ। सो कुछ भी हो सकता है राजनीति में, पर इसमें कैसे प्रेस को ल्योर करती हूँ, कैसे संतरी को करती हूँ, कैसे मंत्री को करती हूँ, ये बताने के लिए कि ये मेरा घाघरा वस्त्र नहीं, ये अस्त्र है, और ये जब घूमेगा ना तो दुर्गा के चक्र की तरह से सबका सर काट देगा। बॉबी बहुत बढ़िया। शायद हमारे ख्याल से इस हमारे प्रोग्राम का इससे बढ़िया जो है एक कल्मिनेशन एंड एंडिंग नहीं हो सकता, इतना बढ़िया आपने सुनाया। और ये मैंने सुना हुआ कमाल का लिखा हुआ है वाकई में, ये आपने कहा कि हमारे जो जो वीडियो बना था ना, संतोष सिवन ने जी, बनाया था, और वो अच्छा अपने वो आप मैंने में देखने, कुछ, मैंने गाना गाना सुना है। वीडियो देखो, मैं उसमें देखूंगा। उन्होंने सारी बातों को, क्योंकि कैमरा उसकी और भी लेयर्स को प्रस्तुत करता है, तो क्या क्या कह गया, तो लोग अगर जी, सुने ना तो उन्हें समझ में आएगा। मैंने 100 ये बात सही कही। गाने भी लिखे हैं अपने सब एल्बम के लिए, उस पर लोगों का ध्यान नहीं, वो फोक नहीं है, वो मैंने ही लिखे हैं, पर अब हो गया जो हो गया, क्या करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद इला जी, आपका हमारे इस नई धारा संवाद में आने के लिए। और सच में बहुत मजा आया आपसे बातें करके। मन तो नहीं कर रहा है कि हम इस बातचीत को खत्म करें, फिर आपको भूख लग रही होगी और समय भी हो रहा है, और मेरे ख्याल से अब इसको हम पर ये लोग यहीं पे प्रॉमिस आज करो एक कि जो इसको सुनते हैं वो विचारधारा मेरे बारे में नहीं बदलेंगे, नई धारा में मुझे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, जरूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे फिर भेंट होगी। चलिए, इसी बात पे बॉबी नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो साथियों, ये थी हमारी आज की बातचीत इला अरुण जी के साथ। अगला हमारा जो कार्यक्रम है वो रविवार 28 मई को शाम 7 बजे से 8 बजे तक होगा, जहां पर हमारे सूत्रधार अवधेश त्रिपाठी जी एक खास बातचीत में होंगे सुप्रसिद्ध लेखक और कहानीकार संजीव जी के साथ। तो कृपया आप लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़िएगा, उसे देखिएगा, और उसके बारे में अपने जो विचार हैं वो भी हमें लिख करके भेजिएगा। आप सबको भी नमस्कार।